गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी स्कोप, उसकी नेचर और साथ ही साथ उसके इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग जो है वो किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर चलती है, या फाइनेंशियल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, दोनों एक ही है। फाइनेंशियल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के क्या क्या सिद्धांत होते हैं वो भी, और नॉर्मल अकाउंटिंग के क्या क्या सिद्धांत होते हैं वो भी। तो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो किस सिद्धांत पर चलता है। ये मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो हमारे प्रिंसिपल है या जो हमारे सिद्धांत है अकाउंटिंग के, वो दो बेस पर चलते हैं। पहला होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहला जो है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट मतलब पूरी अवधारणा करना, हर चीज को पूरा कॉन्सेप्चुअल की तरफ से समझना और उसका एक तरीका फॉलो करना। कॉन्सेप्ट मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बिजनेस के अंदर चल रहे हैं वो स्थायी तौर पर चलते रहे। जो चल रहा है वैसा ही आगे भी चलेगा और आगे कई सालों तक ऐसा ही चलता रहेगा। जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते वो होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बिजनेस की जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन हम स्टार्ट करते हैं उनको शुरू से लेके एंड तक या आगे कई पीढ़ियों तक चला जाता है या चलता रहता है, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग के कुछ सिद्धांत, वो प्रिंसिपल जिन्हें हम फॉलो तो करते ही हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो चलते रहते हैं, बट समटाइम्स अगर कोई चेंजेस हम करना चाहें या हमें बिजनेस में कोई सी चीज पसंद नहीं आ रही हो, कोई सा रूल्स या रेगुलेशन हमें पसंद नहीं आ रहा हो और उसे हम थोड़ा बहुत या कुछ हद तक चेंज करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि हमारा जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है उसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जिसे जो जैसा है वैसे ही रहेगा, नो चेंज फॉर एवरीवन। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं उसमें जब ना पसंद आता है कोई सी चीज तो उसे थोड़ा बहुत चेंज कर देना ही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाता है। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के कुछ पार्ट्स लिखे हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के भी कुछ पार्ट्स लिखे हैं। पहला मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पूरे 8 पार्ट्स को कवर किया है। हमारा जो अकाउंटिंग का सिद्धांत है 8 कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। तो अब पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स जो बिजनेस की जो इकाई की अवधारणा है उसको समझाना या उसको समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एंटिटी को समझे कि बिजनेस एंटिटी होता क्या है या किस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो चलता है, तो ये पूरा चलता है बिजनेसमैन के ऊपर, मालिक के ऊपर। अगर कोई इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई न्यू इस्टेब्लिश करना चाहता है बिजनेस को, तो उसमें उस बिजनेस में इनका कितना हिस्सा है, कितनी कैपिटल उसमें लगाई है, उसने कितना इन्वेस्ट उसमें किया है, उसी के साथ साथ उसका हिस्सा कितना है, कितना रेशो के हिसाब से उसको उसका प्रॉफिट जो है वो जनरेट करता है। साथ ही साथ इसमें उसका पर्सनल रेवेन्यू भी जनरेट किया जाता है, उसके पर्सनल खर्चे कितने हुए। और जो अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है उसके बाद अगर वो पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस के वहां से निकाल लेता है तो वो बिजनेस प्रॉफिट या लॉस में नहीं इंक्लूड होगा। उसका जो पर्सनल खर्चा है उसे हम बिजनेस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। पर्सनल खर्चा जो है उसको अलग से कैलकुलेट किया जाएगा और जो उसका प्रोफेशनली बिजनेस के लिए किया गया खर्चा है उसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए इज स्टार्ट अ बिजनेस। ए ने
बिजनेस या व्यापार शुरू किया इन 50,000 रुपए में इन्हें अपना जो व्यापार है वो शुरू किया गया है। उसमें से उसने 5,000 रुपीज जो है अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकाल लिए है। अब उसका तो ये पर्सनल खर्चा है, घर में कुछ सामान लाने के लिए निकाला गया है, तो इसमें तो हम माइनस उसको कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 45,000। अब 45,000 में से 5,000 उसने पर्सनल खर्चे के लिए निकाले हैं तो वो माइनस हो जाएंगे उसमें से, पर ये बिजनेस में इंक्लूड नहीं होंगे। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये अलग से इंक्लूड होगा कि ए ने जो है 5,000 रुपीज अपने पर्सनल रेवेन्यू के लिए या हमारा पर्सनल खर्चे के लिए निकाले थे। उसके बाद अगर 45,000 बचेंगे, उस 45,000 में से उसने 10,000 रुपीज जो है वो फर्नीचर, बिजनेस का जो फर्नीचर लाया उसके लिए यूज किया गया। अब ये तो बिजनेस के लिए यूज किया गया खर्चा है, तो अब उसमें से डिडक्ट करेंगे तो 35,000 जो बचेगा वो उसका रेवेन्यू जनरेट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस का फ्लक्चुएशन में से। अब उसमें ये नहीं है कि जो ए है उससे पर्सनल यूज किया गया, साफ लिखा है कि ए ने बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर लाया है जिसमें उसने 10,000 रुपीज का वो फर्नीचर लगाया है। तो अब बिजनेस में लगाया है मतलब वो रिवेन्यू और जनरेट करेगा। बिजनेस में फर्नीचर लगाया है उससे और आगे चल के प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या जो भी सिचुएशन रहे, पर इससे ये तो है कि उसने बिजनेस के लिए उस खर्चे को किया है, इसलिए वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर माना जाएगा, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे। तो इस एंटिटी में क्या होता है, जो भी बिजनेसमैन खर्चा करता है, चाहे वो पर्सनल का खर्चा हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा हो, चाहे वो उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट या कैपिटल हो, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आपको बिजनेस एंटिटी समझ में आया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच का खर्चा और रेवेन्यू। सेकंड इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब जो हमारा प्रिंसिपल है फाइनेंशियल, वो ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम करता है। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब लेन देन में काम करता है। अगर वो कुछ देता है बिजनेस को तो बदले में बिजनेस से भी उसे कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान होना चाहिए। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को अगर आप ये समझ लीजिए कि ड्यूअल एस्पेक्ट जो है वो दोनों तरफों से काम करता है। अगर हम कहीं से कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो सामान के बदले हमको रेवेन्यू देना पड़ता है, हमको पैसे देने पड़ते हैं, तो दोनों तरफ से जो है वो चीजें हो रही है, लेन देन दोनों तरफ से चल रहा है। उसने हमें सामान दिया और हमने उसके बदले में उसको पैसे दिए, तो दोनों तरफ से लेन देन चल रहा है। इसको क्या कहा जाता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब वो लेन देन या वो चीजें जो दोनों तरफ से चले उसको हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है, जब दोनों तरफ से चीजें चलती है तो उससे प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों जनरेट होते हैं। हम वही चीजें हम इसके अंदर लिखते हैं जो कि दोनों तरफ से हुई हो। मान लो हमें कोई उधारी पे पैसे देकर चला गया या हमने किसी से उधारी से पैसे या सामान खरीद लिया, तो हम उसको इसमें नहीं डालेंगे, हम वही चीजें या वही लेन देन को डालेंगे जो ड्यूअल हो, मतलब दोनों तरफ से हुई हो। अगर हमने किसी को सामान बेचा है तो उसके बदले में हमें कोई रेवेन्यू या हमें उसके बदले में पैसे मिले हो, या हमने किसी को सामान बेचा है तो उसके बदले में हमको पैसे मिले हो, या हमने किसी से सामान खरीदा है तो सामान के बदले हमने उसको पैसे दिए हो। तो जब दोनों तरफ से लेन देन जो है वो चले तो उसको हम किसके अंदर डालेंगे, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर डालेंगे। हम उसे इस सिद्धांत के अंदर मानेंगे या पहचानेंगे। थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये थोड़ा सा पीरियड के बारे में, मतलब कि समय अवधि, हम जो है कितने समय में हमारा बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कर लेते हैं, उससे कितना हमें प्रॉफिट मिलता है, साथ ही साथ हमें उससे क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो रही है। तो ये किसके अंदर हम आएगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंदर है। फॉर एग्जांपल हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो कितने समय तक चलेगा, क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, या वो लाइफ टाइम के लिए चलेगा, या वो मिनी शॉर्ट टर्म मतलब कम से कम शॉर्ट टर्म से भी कम समय में चल के खत्म हो जाएगा। तो
उसके बारे में जो है वो ये टाइम कॉन्सेप्ट के अंदर बताया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हमें समय की अवधि पता चल रही है। हमारा जो बिजनेस है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही तो चलता है। हर बिजनेसमैन जो है वो सीजन के हिसाब से या टाइम के हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सर्दियों का मौसम है, तो अगर सर्दियों में कोई कंपनी स्वेटर को इन्वेस्ट कर रही है या स्वेटर का काम कर रही है, तो वो अभी सिर्फ 4 महीने के लिए चलेगा। 4 महीने बाद हो सकता है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है या इंक्रीमेंट है वो थोड़ा कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, उसकी प्रॉफिट मैनेजमेंट पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग भी काम करता है। जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल है वो हमेशा टाइमली अकॉर्डिंगली काम करता है, समय अवधि के अनुसार काम करता है। Now next is going concern concept. Going concern concept मतलब जो चीज चलती आ रही है, दीर्घकालीन से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, वो होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कुछ बिजनेस हमेशा चलते रहते हैं, जो हमेशा से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं हो, चाहे उसमें फ्लक्चुएशन हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, लेकिन फिर भी वो चले जा रहे हैं। तो इसको क्या कहा गया है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मतलब कुछ ऐसे बिजनेस या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो कि चलते ही जा रहे हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत जिसमें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ ऐसे बिजनेस जिसमें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो प्रॉफिट की कगार पे हो, चाहे वो लॉस की कगार पे हो, वो चले जा रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। तो इसको हम किसके अंदर डिनोट करते हैं, गोइंग कंसर्न के अंदर डिनोट करते हैं। अब हम व्यक्त कर रहे हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब मनी का मेजरमेंट करना। मनी मेजरमेंट से आप समझ ही गए हैं, पैसे का मापन करना, मुद्रा का मापन करना। मनी मतलब मुद्रा और मेजरमेंट मतलब मापना या नापना। तो मनी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे उसका मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है या लॉस जनरेट हुआ है, उसके बारे में इस कॉन्सेप्ट के अंदर दिखाया गया है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर मनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कॉस्ट प्राइस, उससे सेलिंग प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस और मार्केट प्राइस, इन 400-500 चीजों से मिलकर ये मेजरमेंट बना गया है। हमें कितनी कॉस्ट प्राइस लगी, हमने उस प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट लगाया, उसके बाद में हमने कितना ट्रांसपोर्ट में उसमें खर्चा किया, वो बाहर से अगर माल भेजा है या बाहर से मंगाया है, उसको बनाने के लिए जो सामान हमने बाहर से मंगाया है वो भी ट्रांसपोर्टेशन में ऐड होगा। साथ ही साथ हमने अगर उसे बाहर जाकर कहीं सेल किया है तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन में ऐड होगा। और साथ ही साथ हमने उस सामान को कितनी कॉस्ट पर बनाया है तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। उसके बाद जब सेलिंग करने के लिए जाते हैं तो कहाँ पर सेल किया गया है, कौन सी प्लेस पर सेल किया गया है, उस प्लेस के लिए जो रेंट हमें दिया गया है, सारे एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट मेजरमेंट के अंदर या मनी मेजरमेंट के अंदर आएंगे। मनी को सारी चीजों से मेजर किया जाए, सारी तरफ से कॉस्ट को भी मेजर किया जाता है, सेलिंग को भी मेजर किया जाता है, रेंट प्राइस को भी मेजर किया जाता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को भी मेजर किया जाता है। उसके बाद जो सेलिंग करने के बाद जो हमने उस पर प्रॉफिट कमाया उसको मेजर करना भी मनी मेजरमेंट के अंदर ही आता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको बताया कॉस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कॉस्ट प्राइस कितनी लगी है, कॉस्ट प्राइस में हमने कितना खर्चा किया है, हमने कॉस्ट प्राइस को कितने तक कम किया गया है। हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हमेशा कम कर देते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। वैसे भी बिजनेस तो एक ही मोटिव पर चलता है, बिजनेस का ओनली एंड वन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। जो जब बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचता है या सिर्फ प्रॉफिट पर ही उसका जो है वो फोकस रहता है, तो उसके लिए वो क्या टेक्निक यूज करता है, उसकी कॉस्ट प्राइस को या उसकी कॉस्ट को मतलब उसके लागत मूल्य को क्या कर देना, कम कर देना। ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट प्राइस कम रहेगी, इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा और ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस पे वो प्रोडक्ट बिकेगा और उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट अर्न होगा। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमें क्या लिखा है, ये बिल्कुल मनी के मेजरमेंट की तरह ही है, ये थोड़ा सा उससे अलग है। इसके अंदर क्या है,
कैलकुलेट करते हैं। और मनी मेजरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, तीनों प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस या अदर कोई सी भी रेंट प्राइस या जो भी हमारा खर्चा है, सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ओनली कॉस्ट प्राइस को ही हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन मतलब वसूलीकरण, वसूली करना, कितना वसूला है हमने किस चीज से, प्रोडक्ट से कितना वसूला है, हम अगर कोई फर्नीचर या एसेट्स लाए हैं उससे हम क्या क्या चीजें वसूल कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से हम वसूली कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को आप यूं समझ लीजिए कि ये जो है वो प्रॉफिट जनरेट करने का काम करता है, ये प्रॉफिट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बिजनेस के लिए फर्नीचर या एसेट्स लाए हैं तो उस एसेट्स तो वो फिक्स है, वो तो हमेशा के लिए रहेगी, वो तो कभी चेंज ही नहीं हो सकती। बट उस एसेट से और या उस फर्नीचर से या उस एसेट से हम आगे कितने साल तक प्रॉफिट कमा सकते हैं और आगे कितने साल तक उसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में आती है। इसमें क्या होता है, पैसे को वसूली करना, साथ ही साथ इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट अर्निंग पॉइंट भी है। इससे हम ज्यादा से ज्यादा साल तक हमारा बिजनेस जो है वो भी रन कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो रियलाइजेशन मतलब चीजों को वसूलना, चाहे वो संपत्ति से वसूली जा सके, चाहे वो किसी और चीज से वसूली जा सकते हैं। रियलाइजेशन मतलब वसूलना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। कॉस्ट के साथ साथ रेवेन्यू जनरेट करना और उसके साथ मैचिंग करना। कॉस्ट मतलब क्रय मूल्य या लागत मूल्य, उसके साथ साथ रेवेन्यू जनरेट करना, जो रेवेन्यू हुआ है और उन दोनों को मैच करना, कितना हमने कॉस्ट प्राइस लगाई है, उसके बाद हमने जो अदर खर्चे किए हैं वो कितने किए, और उसी के साथ साथ हमने उससे कितने पे बेचा है और हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है उसको मैच करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। हमने एक 15 रुपीज की पेन मैन्युफैक्चर की है। 15 रुपीज पेन मैन्युफैक्चर करना मतलब 15 रुपए की एक पेन जो है वो हमने कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 रुपए है, हमने लागत मूल्य जो है वो 15 रुपए में उस पेन को बनाया है। उसके साथ साथ उसमें जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो ऐड ऑन किया 10 रुपए मान लीजिए, 15 रुपीज कॉस्ट प्राइस, उसके बाद रेवेन्यू, ट्रांसपोर्टेशन और सारा खर्चा मिला के 10 रुपीज उस पर और लग रहे हैं। अब इससे क्या होगा, 15 वो और 10 ये, मतलब कि 25 रुपीज में वो पेन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट प्रोडक्ट बन चुका है। अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में हम सेल आउट कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऐसी क्या रेवेन्यू या क्या थिंकिंग या क्या टेक्निक यूज करेंगे कि हमारा जो पेन है वो ज्यादा से ज्यादा बेच सके, सेल आउट हो सके, ये सारी चीजें जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आएगी। उससे क्या होगा, जब हमारी जो पेन है वो मार्केट में बिक जाएगी, अब ज्यादा पेन बिकेगी, इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू मीन्स वसूलना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, उससे कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू हम कलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब हमारा एक पेन पे 5-5 रुपए का प्रॉफिट रेवेन्यू है, वन पेन पे जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको रेवेन्यू कहेंगे। और जो ओवरऑल पेन्स पे अगर हम 100 पेन्स हमने सेल आउट कर दिया, मान लो 200 पेन्स जो है वो सेल आउट कर दिए, तो उसपे जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हो गया उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रॉफिट नाम देते हैं। जो ओवरऑल जो रहता है, जो ओवरऑल प्रॉफिट कमाता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। और जो एक चीज पर एक या दो चीज पर जो प्रॉफिट अर्न होता है उसे हम यहाँ पर रेवेन्यू कहेंगे। तो क्या होता है, जब हम उस पेन को ज्यादा से ज्यादा बिक जाए या हमारे 50 या 100 पेन्स बिक गए और हमें अगर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो गया तो इससे क्या होगा, हमारी मार्केट में गुडविल भी बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारा बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा। तो रिवेन्यू के साथ क्या होगा, जो रिवेन्यू कॉन्सेप्ट है और जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उनको मैचिंग करना, कि आखिरकार हमने कितने कॉस्ट को लगाया था और कितने रेवेन्यू से जनरेट करके हमने प्रॉफिट कमाया है। तो ये सारे थे हमारे अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब वो सिद्धांत जिसको हम
चेंज नहीं कर सकते। ये जो 8 मैंने आपको बताए ये कभी चेंज नहीं हो सकते। आप कभी में कोई भी चेंज नहीं देखेंगे। बिजनेस जो है वो इन्हीं प्रिंसिपल पे या इन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो है वो स्टार्ट किया जाता है। साथ ही साथ कुछ और प्रिंसिपल्स भी है जिनको हम फॉलो करते तो है बट उनको हम चेंज आउट कर सकते हैं, तो उनको कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों को ये समझ में आया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ना आप बिजनेस एंटिटी को आप चेंज कर सकते हैं, ना आप उनके दोनों ड्यूअल एस्पेक्ट को चेंज कर सकते हैं, ना आप समय की अवधि मतलब पीरियड कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं, ना आप गोइंग कंसर्न को चेंज कर सकते हैं, जो चल रहा है उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप मनी का मेजरमेंट करना भी चेंज नहीं कर सकते, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट निकालना भी नहीं चेंज कर सकते हैं, रियलाइजेशन मतलब वसूली करना भी चेंज नहीं किया जा सकता, और लास्ट एंड लीस्ट वन इज मैच करना, कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करना भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जो चीजें चेंज हो सकती है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या प्रिंसिपल में क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ज्यादा नहीं। सिद्धांत तो यही होता है कि जिस सिद्धांत पर हम चल रहे हैं उसे चेंज, वही रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे हम हमेशा फॉलो कर सके, उसमें कोई चेंज नहीं हो, बट फिर भी अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज है तो उन प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहेंगे। उस सिद्धांत को हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग सिद्धांत कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हमें फॉलो नहीं करना या आगे जाके हमें थोड़ी बहुत दिक्कत दे सके, जब हमें पता है कि हमें बिजनेस में आगे जाके ये चीज जो है या ये इन्वायरमेंट जो है वो दिक्कत देगा, तो उसे चेंज कर देना ही अच्छा रहता है। तो उसे चेंज करना थोड़ा बहुत, उसे क्या कहते हैं हम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, और उसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ऐड करते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब स्पष्टीकरण, स्पष्टता, हर चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए। बिजनेस में ये किस पे फोकस करता है, बिजनेसमैन पे फोकस करना चाहिए, फोकस करता है। बिजनेसमैन जो है वो अगर स्पष्ट रहेगा, ईमानदार रहेगा, तो उसका जो वर्कर है, एम्प्लॉय है और अदर स्टाफ है वो भी ईमानदारी से अपना वर्क करेंगे। तो स्पष्टीकरण होना चाहिए, जो भी बिजनेस में चल रहा है उसका क्लियरिटी होनी चाहिए। तो पहला सिद्धांत क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। जो बिजनेसमैन है कितने का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है अपने बिजनेस से, बहुत सारी चीजों को बता सके और उससे क्या हो सके, सारी चीजें क्लियर हो सके। मान लो अगर उसने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने बिजनेस में कमाया है और उस चीज को वो अपने स्टाफ मेंबर या वर्कर या एम्प्लॉय को नहीं बताएगा, तो इससे क्या होगा कि जो वर्कर या एम्प्लॉय है वो पीछे की ओर होंगे और वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे। साथ ही साथ क्या रहता है, फिर उसको बिजनेस को लॉस की तरफ जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, बिजनेसमैन जो है उसे एक क्लैरिटी देना चाहिए ताकि बिजनेस जो है आगे से आगे चलता रहे और ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक चलता रहे। तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी मतलब हर चीज की क्लैरिटी, बिजनेसमैन जो है हर चीज की क्लैरिटी अपने अदर स्टाफ मेंबर को देना चाहिए। सेकंड है फ्लक्चुएशन ऑफ इनकम एंड ट्रांजैक्शन। फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे, फ्लक्चुएट होना। फ्लक्चुएट का मीनिंग होता है कभी बढ़ना कभी कम होना, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। प्रिंसिपल जो है बिजनेस का वो यही है, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, कभी इनकम बढ़ती है कभी इनकम कम हो जाती है, कभी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं कभी ट्रांजैक्शन कम हो जाते हैं। तो इसमें सेकंड प्रिंसिपल में, सेकंड सिद्धांत में यही बताया गया है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल में रखा है हमने कि वो फ्लक्चुएशन या वो इनकम ट्रांजैक्शन जिन्हें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ वो फ्लक्चुएट होते हैं। अब भाई आप फ्लक्चुएट होंगे तो हमें थोड़ा बहुत चेंजेस तो करना ही पड़ेगा। तो फ्लक्चुएशन वाले इनकम और ट्रांजैक्शन हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहेंगे। वो सिद्धांत जो कि फ्लक्चुएट होते हैं, इसके अंदर क्या आता है, इनकम और ट्रांजैक्शन आता है। हमने कितनी इनकम जो है वो अर्न की है, हमने कितनी इनकम जो है वो जनरेट की है, साथ ही साथ हमने कितने सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस में कर दिए हैं, कितना प्रोडक्शन करके ट्रांसफर कर दिया, ये सारी चीजें इस सिद्धांत के अंदर आएंगी।
इसमें क्या होगा, सारी चीजें फ्लक्चुएट होगी। कभी हम ट्रांजेक्शन कम करते हैं, कभी हम ट्रांजेक्शन को बढ़ा देते हैं, कभी इनकम कम हो जाती है तो कभी इनकम ज्यादा हो जाती है। नाउ थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना। ऐसा प्रिंसिपल जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल रिलेटेड या मॉनेटरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना। तो इस सिद्धांत के अंदर या इस प्रिंसिपल के अंदर भी वो क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो उस एस्पेक्ट को फॉलो करते हो, उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, उसे सारे लोगों को प्रोवाइड करना और सारे लोगों को बताना। नाउ फोर्थ वन इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब भौतिक और मौद्रिक जो इंफॉर्मेशन है उसको बताना। फाइनेंशियल मतलब मुद्रा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो बताना ही बताना, साथ ही साथ फिजिकल इंफॉर्मेशन मतलब भौतिक इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बिजनेस का क्या एनवायरनमेंट है, हमारे बिजनेस में कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, हमारे वर्कर्स जो है वो काम से ढंग से ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, कोई वर्कर्स ऐसा तो नहीं जो काम करके छोड़ छोड़ के भाग रहा है, या वर्कर जो है वो टाइम पर नहीं आ रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है या बुरा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है बिजनेस का, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो किसके अंदर आती है, फिजिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। इसके अंदर क्या रहता है, हम फिजिकली जो भी चीजें करते हैं उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन देना, और साथ ही साथ फाइनेंशियल हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हमारी स्थिति है उसकी इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टोटल अवेयरनेस। टोटल अवेयरनेस मतलब सारी चीजों का पता होना, सारी चीजों से हमें अवेयर होना। एक बिजनेसमैन होने के नाते जब आप कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अवेयरनेस होना चाहिए, आपको सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि अगर आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप इससे कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लॉस जो है वो तो होता ही है, लेकिन आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका एक ही मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, तो उस प्रॉफिट को आप कैसे अर्न कर सकते हैं, क्या आपकी टेक्निक्स है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो वो सारे प्रिंसिपल्स किसके अंदर आते हैं, टोटल अवेयरनेस के अंदर। मतलब आपको मार्केट की चीजों का अवेयरनेस भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपने जो आपका बिजनेस स्टार्ट किया उसका भी अवेयरनेस होना चाहिए, सारी फुल इंफॉर्मेशन आपको पास होनी चाहिए। मनी मेजरमेंट मैंने आपको उसमें भी बताया था, इसमें भी है सेम है, मनी का मेजरमेंट, सारी चीजों में मनी मेजरमेंट। मनी का मेजरमेंट करना बहुत आवश्यक होता है, आपको पता होना चाहिए मनी को कैसे मेजर किया जाता है, कितना आपने कॉस्ट प्राइस लगाई है, कितना आपने सेलिंग प्राइस लगाई है, सारी चीजें मनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट अर्न करने के बाद जब हम अदर हमारे एम्प्लॉयज में या अदर स्टाफ में जो है वो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। इसलिए आपको मनी का मेजरमेंट पता होना चाहिए या मनी मेजरमेंट आपको आना चाहिए। Now last one is going concern assumption. Going concern assumption मतलब पहले से पता होना, अज्यूम कर लेना कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कितने सालों तक चलेगा या नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत चीजें जो है हमने पहले से अजम्पशन करके ही वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हमें वो कितने सालों तक प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। कहीं हमने कोई गलत प्रोडक्शन का या गलत प्रोडक्ट का जो है बिजनेस स्टार्ट तो नहीं किया, जो मैन्युफैक्चर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म्स में कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। मान लो ऐसे कोई सा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, जिससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और प्रॉफिट तो दूर की बात है जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और उन सिद्धांतों को जब हम फॉलो करते हैं या इन सिद्धांतों के थ्रू जब हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या रहता है, प्रॉफिट जो है वो अर्न होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर
कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं और ये प्रिंसिपल जो है वो कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं वो कैसे काम करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। इसी के साथ साथ और भी प्रिंसिपल्स है जो भी काम करते हैं, लेकिन वो ये दोनों पे ही काम करते हैं। ये दोनों ही है जिनके थ्रू हम हमारा बिजनेस जो है वो आगे चला सकते हैं, जिन सिद्धांतों पर हमारा बिजनेस जो है आगे चलता है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि वो सिद्धांत जिसमें हमें अगर कभी कुछ गलत लग रहा है तो उन्हें चेंज कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे मान लो हमें पहले से पता है या हमने थोड़ा बहुत अज्यूम पहले से कर रखा है कि हमारा बिजनेस जो है 1 साल तक ही चलेगा, तो हम उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जो चीज चेंज हो सकती है वो होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। मान लो इसमें फिजिकल जो है इन्वायरमेंट वो किसी बिजनेस का अच्छा नहीं है तो फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, दूसरा इन्वायरमेंट के थ्रू हमारा दूसरी प्लेस पर दूसरी जगह पर हमारा जो बिजनेस नया है वो ओपन कर लिया, तो इसमें जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। इसी को क्या कहा गया है, मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा गया है। तो अगर आपको ये पूरा समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे अकाउंटिंग के स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बनाना, और उसमें हम सीखेंगे कि फाइनल अकाउंट कैसे बनता है और कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो फाइनल अकाउंट में आते हैं, और कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो उसके अंदर आते हैं, बनाते हैं। साथ ही साथ हम सीखेंगे उन अकाउंट्स के कुछ फॉर्मेट्स भी। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो के थ्रू ये जो हमने आज पढ़ा है प्रिंसिपल, उसको पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच।